Hello everyone, welcome to the YouTube channel Study with Notes. I am your educator Khushi, MCOM NET qualified, and now we start a new chapter that is capital structure. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और ये क्वेश्चन, ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो थ्योरीज हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। उन थ्योरीज को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेट और इक्विटी का कम्बिनेशन होता है। अब डेट क्या होता है? डेट जैसे बाहर से किसी ने लोन ले लिया तो वो लोन पे करना उनके लिए एक ऑब्लिगेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं डेट। तो डेट एक तरह से बोरोव्ड फंड होता है जो हमने किसी से उधार पर लिया है, जैसे कि डिबेंचर्स होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म लोन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? जो हमारी ऑन्ड फंड होता है। ऑन्ड फंड मतलब हमारा खुद का पैसा, तो उसे हम बोलते हैं इक्विटी या ऑन्ड कैपिटल, खुद की हमारी कैपिटल है। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। और उसके बाद बोला गया दैट इज अ परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल मीन्स इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल जो हमने रेज की है मार्केट से कितने टाइम के लिए, मोर देन 1 ईयर। सो थर्ड पॉइंट क्या बोला गया? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल मतलब कि जो सिक्योरिटीज के बदले में हम पैसा रेज कर रहे हैं वो कौन सी हैं? वो लॉन्ग टर्म नेचर की हैं। तो सोर्स ऑफ कैपिटल कौन सा है? लॉन्ग टर्म नेचर का है। तो अगर कैपिटल स्ट्रक्चर को हम कंबाइन कर दें और ये देखिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रपोर्शन बिटवीन वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। दैट मीन्स जो बहुत सारे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं उनका क्या है? प्रपोर्शन है या कम्बिनेशन है। कौन कौन से? डेट और इक्विटी का। इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल मतलब यहाँ पर जो फर्म होती है उसके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल भी तो होती है, लेकिन हम कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात करते हैं। तो ये क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का एक प्रपोर्शन है बिटवीन डेट एंड इक्विटी। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है इज इक्वल्स टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इससे हम रेशो भी निकाल सकते हैं, डेट इक्विटी का रेशो निकल जाता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल की या लॉन्ग टर्म फाइनेंस की, तो वो क्या है? वो कैपिटल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म फाइनेंस एज वेल एज शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बात करें, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल्स की बात करें, तो वो क्या है? उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में एज वेल एज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं, परमानेंट नेचर की कैपिटल की बात कर रहे हैं, बट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म तो आएगा ही आएगा, दैट मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा प्लस उसमें शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल भी आएंगी। अब हमने कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट को यही नहीं अभी तक पता होगा कि स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा। एक बिल्डिंग लगा लो, तो बिल्डिंग में किस जगह पर कौन सा रूम बनाया जाएगा, किस जगह पर लॉबी होगी, किस जगह पर किचन होगा, ये डिसाइड किया जाता है। उसी तरीके से स्ट्रक्चर में डिसाइड किया जाएगा कि कितना प्रपोर्शन हम डेट का लेंगे, कितना प्रपोर्शन हम इक्विटी का लेंगे, कितना प्रपोर्शन अदर सिक्योरिटीज का लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पूरे प्रपोर्शन को या स्ट्रक्चर को करके देखें तो दिस इज लाइक अ स्ट्रक्चर इन अ सर्कल। अब पूरे सर्कल के अंदर अगर हम देखें तो इतना प्रपोर्शन हमने दे दिया इक्विटी वालों को। किसको? इक्विटी। नेक्स्ट डेट्स को, या फिर इसको हम लोन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रपोर्शन अगर हमने किसी को देना है, जैसे हमने ये वाला प्रपोर्शन किसको दिया? प्रेफर्ड इक्विटी वालों को इतना पोर्शन दे दिया, और जो अदर हमारा बचा हुआ है उसे हमने अदर्स में कर दिया कि कुछ और भी सिक्योरिटीज हो सकती हैं। तो इसमें देखो ये सारे लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, चाहे वो इक्विटी है, डेट है, लॉन्ग टर्म लोन होता है, प्रेफर्ड इक्विटी होता है, ये सारे लॉन्ग टर्म वाले हैं। तो इनका इतना पोर्शन, फॉर एग्जाम्पल ये कितना भी परसेंटेज है या कितनी भी डिग्री है, तो जब इतना पोर्शन हमने प्रेफर्ड वाले को दे दिया तो ये पूरा का पूरा ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? इक्विटी वालों का है, प्रेफर्ड इक्विटी वालों का है। ये क्या है? ये कॉमन इक्विटी है।
ठीक है, इट्स अ कॉमन इक्विटी। तो ये पोर्शन कितना प्रपोर्शन, कितना कम्बिनेशन डेट और इक्विटी के बीच में है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर यही चीज़ लॉन्ग टर्म के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ भी होती हैं जो शॉर्ट टर्म नेचर की है, जैसे ये लोन है, लोन शॉर्ट टर्म लोन भी तो हो सकता है, तो इसमें अगर मैं इतना प्रपोर्शन शॉर्ट टर्म लोन का कर दूं, ये इधर वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं या फिर शॉर्ट टर्म भी है। लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल स्ट्रक्चर, लॉन्ग के साथ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं तो उसको हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर लेते हैं। जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि जब भी हम हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं या बिजनेस की किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें कितनी पैसों की ज़रूरत है या कितनी कैपिटल की ज़रूरत है, दैट इज़ नोन एज कैपिटलाइजेशन। उसको डिटरमाइन करना क्या कहलाता है, कैपिटलाइजेशन कहलाता है। द टोटल नीड ऑफ द कैपिटल इन द बिजनेस, की बिजनेस में कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन दो तरह का हो सकता है, अंडर कैपिटलाइजेशन भी हो सकता है एंड ओवर कैपिटलाइजेशन भी हो सकता है। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने कम एसरटेन कर लिया है। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम डिटरमाइन कर रहे हैं तो हमने ज़्यादा डिटरमाइन कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बिजनेस में जो रिक्वायरमेंट थी पैसों की वो थी 50,000। एक छोटी सी अमाउंट ले रही हूँ, दैट इज़ 50,000। एग्जाम्पल से हमें जो रिक्वायरमेंट हमें कितनी थी, 50,000 की थी। लेकिन हमने जब इसको एसरटेन किया या हमने जब इसको डिटरमाइन करने की कोशिश की, कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर जब रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ हमें कितनी थी, रिक्वायरमेंट हमें सिर्फ और सिर्फ 50,000 की थी, 50,000 की थी, लेकिन हमने डिटरमाइन कितना कर लिया, ओवर कर लिया। ठीक है, ज़्यादा डिटरमाइन कर लिया, इसको हम बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हमें रिक्वायरमेंट थी 50,000 की, सेम कितनी रिक्वायरमेंट थी, 50,000 रुपए की रिक्वायरमेंट थी एज अ कैपिटल, बट हमने जो एसरटेन कर लिया वो कितना कर लिया, सिर्फ और सिर्फ 30,000 कर लिया, तो कम कर लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर कैपिटलाइजेशन। कि हमने जो डिटरमाइन किया, जो हमने कैलकुलेट किया, वो हमने क्या कर लिया, कम कर लिया, अंडर कर लिया। ठीक है, तो ये दो कैपिटलाइजेशन के पार्ट होते हैं, अंडर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर कैपिटलाइजेशन। अब इसके साथ कुछ और टर्म्स भी होती हैं, जैसे कि सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल में बताया था, जैसे हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं या इक्विटी शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्स हैं। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट सोर्स होते हैं, जो कि हम सोर्स ऑफ कैपिटल के चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि लॉन्ग टर्म सोर्स होते हैं, मीडियम टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, उसी तरीके से ये जो सोर्स है वो भी इसी कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट the combination of the source of the capitals which is in the long term. थर्ड इसमें पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे कि अगर हम इसी एग्जांपल को फिर से ले लें, तो जैसे इक्विटी के आगे लिखा होता है कि जैसे 6% फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 6% प्रेफरेंस शेयर है, तो 6% से इन्हें क्या देना पड़ेगा, हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। ठीक है, डिविडेंड हमें देना पड़ेगा। अब ये डिविडेंड क्या है, ये हमारे लिए क्या है, कॉस्ट हो जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारे लिए कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही चैप्टर नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारा सोर्स ऑफ कैपिटल आ गया और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आ गया। जैसे मैंने अभी प्रेफरेंस में आपको क्या बताया, डिविडेंड होता है। अगर मैं डिबेंचर्स में या लोन में लूँ तो इसमें इंटरेस्ट होता है। प्रेफरेंस शेयर में, इक्विटी में भी डिविडेंड होता है, जो कि कंपल्शन नहीं होता कि कंपनी को पे करना ही करना है। प्रेफर्ड में भी कंपल्शन नहीं होता, लेकिन अगर प्रॉफिट बचता है तो इक्विटी से पहले क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड मिल जाता है। तो इसी तरीके से जो भी इंटरेस्ट है या डिविडेंड है, ये क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स विच इज़ रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा। एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जो बिल्कुल परफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, लेकिन हम मेन फैक्टर क्या लेके चलते हैं कि जहाँ पर हमारी कंपनी की एज वेल एज शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो जाए, मतलब जहाँ पर हमें रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिले और हमारे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमाइज हो जाए। अभी मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया, और वेल्थ भी क्या होता है, एक तरीके से हमारी कंपनी की प्रॉस्पेरिटी क्या है, किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, उसको हम बोलते हैं वेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो कॉस्ट
और एक हमारी वेल्थ। वेल्थ को हम बोल सकते हैं रिटर्न, जैसे कि हमारी जो रिटर्न है उसको हम आर से डिनोट करते हैं, और हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है इसको हम के से डिनोट करते हैं। तो जहाँ पर हमारी जो रिटर्न है वो मोर होती है देन कॉस्ट, दिस इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पर हम डेट और इक्विटी का जुडिशियस यूज़ करें, मतलब परफेक्ट फॉर्म में यूज़ करें, जिससे हमारी जो रिटर्न है वो बढ़ जाए और कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाए। अब यहाँ पर डेट और इक्विटी बार बार आ रहा है, तो इसको मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि डेट क्या होता है, जो हमारे बोरोव्ड फंड होते हैं, और इक्विटी क्या होता है, जो हमारे ओन्ड फंड होते हैं। इसी को हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे ओन्ड फंड होते हैं और बोरोव्ड फंड होते हैं इसमें आते क्या क्या हैं। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है ऑन फंड में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, एज वेल एज इसमें हम रिजर्व एंड सरप्लस को भी रखते हैं, और जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग होती है ये भी रखते हैं। होप सो आपको ये सारी टर्म्स पता होंगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज इन पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बोरोव्ड फंड। बोरोव्ड फंड क्या होता है, जहाँ पर हमने किसी से लोन लिया है और हमें रीपेमेंट करनी क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है, कंपल्शन होती है कि हमें रीपेमेंट करनी ही पड़ेगी। दैट इज डेट, बॉन्ड्स या लोन लिया होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो ये हमारे क्या होते हैं, डेट एंड इक्विटी, जिसे हम ओन फंड एंड बोरोव्ड फंड बोल सकते हैं। अब डेट एंड इक्विटी के ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर हम डेट को यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे या क्या क्या नुकसान होंगे, और अगर हम इक्विटी को यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले इक्विटी को। ठीक है, अगर हम इक्विटी को यूज़ करते हैं तो इक्विटी में सबसे पहले तो जो कॉस्ट रहती है वो ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, हाई कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हाई कॉस्ट। कंपनी के बिहाफ पे हाई कॉस्ट रहती है। कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा डिविडेंड पे करना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि यहाँ पर जो डिविडेंड की रेट होती है वो फिक्स नहीं होती कि इतने ही डिविडेंड देंगे। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हमें डिविडेंड भी ज़्यादा देना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो रिस्क होता है, रिस्क जो होता है वो कम होता है, लो रिस्क, रिस्क कम है। अब रिस्क कम क्यों है कि अगर डिविडेंड हम ना देना चाहें, अगर एक साल हम अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर हम अपने प्रॉफिट्स को रिजर्व बना के रखना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। हमें शेयर होल्डर्स ये नहीं कह सकते कि हमें डिविडेंड दो ही दो, तो रिस्क कम हो जाता है। और अगर एट द एंड अगर हमें रीपेमेंट करनी पड़े तो वो भी इसमें ऑब्लिगेशन नहीं होती है। अगर कंपनी के पास पैसा बचता है तो एट द एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। ये लोन की तरह नहीं है कि पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी, ये ऑब्लिगेशन की फॉर्म में नहीं होता है। दैट मीन्स ये वॉलेंट्री होता है कि अगर आप चाहो तो डिविडेंड दे दो, नहीं चाहते तो मत दो। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको हायर रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है, तो इसकी कॉस्ट हाई हो जाती है। अगर हम डेट की बात करें, डेट, तो डेट में क्या होता है, इससे अपोजिट हो जाता है। जैसे इसमें कॉस्ट हाई है तो इसमें क्या है, लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट मतलब अगर यहाँ पर डिबेंचर्स को अगर बोल दिया कि आपको 6% मिलेगा तो वो 6% से ही देंगे। अगर हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए तो ऐसे नहीं कि उनका जो रेट है उसे हम 10% कर दें, ऐसा नहीं होगा। जितना रेट है उतना ही हम उन्हें पे करेंगे, तो दैट मीन्स इट इज़ अ लो कॉस्ट, कॉस्ट कम होता है। सेकेंड, रिस्क हाई होता है। रिस्क हाई, रिस्क हाई क्या कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है, उस साल का इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ेगा, जो कि हमें देना ही देना पड़ेगा। दैट मीन्स इट इज़ अ ऑब्लिगेशन, कंपल्शन है कि अगर आपको प्रॉफिट हो, लॉस हो, इससे आपके डिबेंचर होल्डर्स को, लोन को या बैंक को, जिस बैंक से आपने लोन लिया है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको लॉस हो गया है। आपको उनका जो इंटरेस्ट है वो हर साल पे करना ही करना पड़ेगा। तो कॉस्ट तो कम है लेकिन रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि हमें पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। उसी तरीके से यहाँ पर कंपनी प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे, जो डेट है उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, लेकिन इक्विटी की कॉस्ट हाई होती है। वही मैंने बताया, इक्विटी की कॉस्ट आपको हाई पड़ती है और डेट की जो कॉस्ट होती है वो आपको लो पड़ती है। ओके, रिस्क की अगर हम बात करें या ऑब्लिगेशन की बात करें, तो डेट में जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था डेट का जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन पे बेस है। यस, ये ऑब्लिगेशन है। और इक्विटी में रिस्क कम है, रिस्क लो है, क्योंकि इसमें ऑब्लिगेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको
याद रखना है। और ये प्रोस्पेक्टिव आपको ज़रूर याद रखना है कि जो डेट के लिए कॉस्ट कम पड़ रही है वो कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से है। लेकिन अगर हम डिबेंचर होल्डर या लोन होल्डर्स की बात करें जिनसे हमने लोन लिया है, तो उनकी फॉर्म में अगर हम बात करें तो उनको तो लॉस है, क्योंकि उनको क्या है, कम अमाउंट मिल रहा है, लेकिन इक्विटी वालों को ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, उनको प्रॉफिट है। तो यहाँ से हम कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स या बैंक के प्रोस्पेक्टिव से बात नहीं कर रहे हैं, हम कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक आता है दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। देखो ऑप्टिमम वर्ड काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। तो ऑप्टिमम वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो एक होता है मिनिमम, हम बोलते हैं ना इट इज़ अ मिनिमम, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, इसके बियॉन्ड कोई भी अमाउंट है वो नहीं जानी चाहिए, और मिनिमम इतना तो होना चाहिए, इससे कम तो क्या ही होगा। लेकिन इसके बीच का एक वर्ड होता है दैट इज़ ऑप्टिमम। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो वर्ड है दैट इज़ ऑप्टिमम। और इस ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? बैलेंस, ना कम ना ज़्यादा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड या फिर ऑप्टिमम, बिल्कुल परफेक्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, जितना परफेक्ट हम कर सकते हैं उतना परफेक्ट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अच्छा है? तो उसकी क्वालिटीज़ में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि हमें जितनी भी चीज़ें रखनी हैं, जो भी हम सिक्योरिटीज़ लेंगे, वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हमें ऑपरेट करना है। तो अगर हम सिंप्लिसिटी की बात करें तो सिंप्लिसिटी का मतलब है कि जितनी भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। हम जितनी भी सिक्योरिटीज़ को ट्रेड में ला रहे हैं, जैसे डिवेंचर्स हैं, इक्विटी हैं, जितनी भी सिक्योरिटीज़ हम इशू कर रहे हैं, उनका जो नंबर है वो कम होना चाहिए, ताकि हम उनको हैंडल कर सकें। अगर वो शुरुआत के टाइम पे ही हैंडलिंग उसमें मुश्किल हो गई, हम हैंडल नहीं कर पाए, डिफ़िकल्टी आने लग गई, तो बाद में तो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम स्टार्टिंग से ही हर एक चीज़ को, कैपिटल स्ट्रक्चर के हर एक प्रपोर्शन को अच्छे तरीके से हैंडल करके रख सकें, ताकि बाद में कोई डिफ़िकल्टी अराइज ना हो। और ये कहा जाता है कि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं या कंपनी स्टार्ट हुई है, तो स्टार्टिंग में जब भी कंपनी को पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, जब भी कंपनी पैसे रेज करना चाहती है, फंड रेज करना चाहती है, तो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स को ही इशू करे। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा नीड है कि हमें और पैसे चाहिए और हमें इक्विटी शेयर से और प्रेफरेंस शेयर से फंड रेज नहीं हो रहा है, तब हम डेट या लॉन्ग टर्म जो लोन है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। लेकिन सिंप्लिसिटी यही कहता है कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करो? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर से करो, और अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बिल्कुल सिंपली ऑपरेट करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहता है कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि किसी भी नीड के टाइम पर अगर हम हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना चाहें तो हम बहुत ईजिली उसमें चेंजेस कर सकें। ऐसा ना हो कि इतना रिजिड आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है कि आपको कुछ पैसे रिफंड करने हैं, आप रिफंड ना कर पाओ, या आपको रिक्वायर्ड है एडिशनल कैपिटल और आप उस पैसे को रेज ना कर पाओ, तो वो क्या है, आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि आपको जब भी पैसा रिक्वायरमेंट है तो आप रेज कर सको, और जब भी आपके पास पैसे अवेलेबल हो जाएं तो आप रिफंड भी कर सको, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड पॉइंट, कंट्रोलिंग पावर ऑफ शेयर होल्डर्स। हमें पता है कि हमारी कंपनी का जो रियल ओनर होता है वो कौन होता है? शेयर होल्डर्स होते हैं। तो शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के रियल ओनर हैं, और यही रियल ओनर या शेयर होल्डर्स अपनी पावर, कंट्रोलिंग पावर कंपनी में बनाए रखना चाहते हैं। कंट्रोलिंग पावर उनके पास कहाँ से आती है? वोटिंग राइट से आती है, जो कि उन्हें मिलता है जब भी कोई भी मीटिंग होती है कंपनी में, तो उस टाइम पर वो लोग, शेयर होल्डर्स, क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और डिबेंचर होल्डर्स को भी राइट मिलता है कि वो वोट कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जहां पर हमारा जो शेयर होल्डर्स का राइट है वो किस पे रहे? कंट्रोल रहे। वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे या फिर डिबेंचर होल्डर्स पे। मतलब जो हमारे रियल ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको ही जो कंट्रोलिंग पावर है वो मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मैक्सिमम रिटर्न। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी कंपनी है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम तब रहेगा जब हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो जाएगी, जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, और जो रिटर्न है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम रिस्क। अब
कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा रखो जिसमें जो रिस्क हो उसकी जो कैपेसिटी हो वो कम हो, ताकि कंपनी को कम से कम रिस्क और कम से कम लॉस बियर करना पड़े। अब कभी भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें रिस्क तो होगा ही होगा, लेकिन रिस्क कम होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर किया था कि जो बरोव्ड फंड होते हैं, डेट है, उसका जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। डेट मतलब बरोव्ड फंड, जो हमने लोन लिया है, डेट है, बॉन्ड्स हैं जिसपे हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उस पर रिस्क ज़्यादा है। तो इस तरह की सिक्योरिटी को जितना बाद में आप इशू कर सको उतना बाद में करो, पहले क्या कर लो, इक्विटी शेयर्स। यही तो हमारी सिंप्लिसिटी कहती थी कि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल रखना है। किस तरीके से सिंपल रखना है कि सबसे पहले आप इक्विटी, उसके बाद प्रेफरेंस और उसके बाद डेट। उसी तरीके से अगर आप रिस्क से बचना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जो डेट है उसको आपको इशू नहीं करना है, आप सबसे पहले रिस्क फ्री सिक्योरिटी या फिर लेस रिस्क वाली सिक्योरिटीज को ही इशू करें। एडिक्वेट लिक्विडिटी। एडिक्वेट लिक्विडिटी क्या कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी को भी इफेक्ट करता है। हर एक चीज़ जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट कर रही है। द लिक्विडिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे द शॉर्ट टर्म डेट्स इन टाइम। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कंपनी है उसमें कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने शॉर्ट टर्म लोन्स को, शॉर्ट टर्म डेट्स को अपने प्रॉपर टाइम पर क्या कर सकती है, रीपे कर सकती है। तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर उसकी लिक्विडिटी पे भी इफेक्ट करता है कि लिक्विडिटी अगर अच्छी होगी तो कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा होगा। अगर लिक्विडिटी ही अच्छी नहीं है, कंपनी के पास पैसे नहीं है रिफंड करने के लिए शॉर्ट टर्म डेट्स को, तो उससे हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या कहता है कि अगर आपको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम रखना है, एप्रोप्रिएट रखना है, एक बेटर कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करना है, तो उस फॉर्म में आपको जो लीगल प्रोविजंस हैं, लीगल गाइडलाइंस हैं, उनको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अगर लीगल रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो पहले चलता था एक एक्ट था, दैट इज कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट, जिसके अंदर एक कंट्रोलर था जो क्या करता था, बहुत सारी गाइडलाइंस को इशू करता था, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती थी कि अगर आपको डेट टू इक्विटी रेशो आपको देखना है, जैसे कि CS कैपिटल स्ट्रक्चर डेट टू इक्विटी रेशो है, ये फिक्स कर देता था कि कितनी डेट टू इक्विटी रेशो होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिबेंचर्स पे, तो कुछ गाइडलाइंस इशू की गई थी जब भी हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं या फिर डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो सारी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ लीगल प्रोविजंस या लीगल गाइडलाइंस बनाई गई थी। बट विद इफेक्ट फ्रॉम मई 1992, 1992 से जो हमारा कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट है वो खत्म हो गया। उसकी जगह पर एक नई बॉडी वर्क करने लगी, दैट इज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो अब क्या करती है, सारी जितनी भी रूल रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं सिक्योरिटीज से रिलेटेड, वो इशू करती है। और उसी लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमारी जो कंपनीज हैं उनको वर्क करना होता है और हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट करना होता है। तो ये थी आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर की क्वालिटीज़ क्या होंगी या किन किन चीज़ों पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अच्छा बनाया गया है, ऑप्टिमम है या नहीं है। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक आता है, दैट इज डिटरमिनेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको समझाया कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, गुड कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो अब जब ये कैपिटल स्ट्रक्चर है तो वो कैसा होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेंगे, वो हम अब पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं ये कंपोनेंट्स। सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि जो ये कंपोनेंट्स हैं इनमें कुछ चीज़ें ये कहेंगी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा रखना चाहिए, कुछ चीज़ें कहेंगी कि हमें डेट का पोर्शन ज़्यादा रखना चाहिए, और कुछ चीज़ें कहेंगी कि हमें डेट और इक्विटी का एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, और कुछ कहेंगी कि हमें डेट एंड इक्विटी के पोर्शन को फ्लक्चुएट रखना चाहिए, और कुछ कहेंगे कि हमें इन्हें इक्वल रखना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो अब हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज ऑफ अ बिजनेस। अब पता है आपको कि साइज दो तरह के हो सकते हैं बिजनेस के, या तो कोई बड़ा बिजनेस हो सकता है, वेल फर्निश्ड बिजनेस हो सकता है, और कोई एक नया बिजनेस हो सकता है, छोटे लेवल का बिजनेस हो सकता है, स्मॉल बिजनेस हो सकता है। तो दोनों ही टाइप के बिजनेस में जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम बात करें स्मॉल बिजनेस की, जो छोटा बिजनेस है, नया नया स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर जब भी हम फाइनेंस रेज करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म सोर्स से, तो बहुत सारी डिफिकल्टी अराइज होंगी, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे जो हमें लोन नहीं देंगे, क्योंकि हमारा एक तो बिजनेस छोटा है और एक नया नया डेवलप हुआ है। तो ये इंस्टीट्यूशंस हमें लोन नहीं देंगे, तो और अगर लोन दे भी दिया तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, हमें उन्हें ज़्यादा
इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और या फिर बहुत ही अननेसेसरी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस हमारे ऊपर अप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी जो बिजनेस है वो छोटे का छोटा ही रह जाएगा या फिर बहुत सारी इसमें रिजिडिटी आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी फॉर्म में होना चाहिए। इक्विटी फॉर्म मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी ओन्ड कैपिटल को यूज़ करना चाहिए, और अगर हमारे पास कोई पुरानी रिटेन्ड अर्निंग पड़ी है तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो छोटा बिजनेस है तो खुद का पैसा लगाओ, रिटेन्ड अर्निंग को यूज़ करो। लेकिन अगर आप लार्ज कंपनीज, लार्ज बिजनेस की बात कर रहे हैं, वेल डेवलप्ड बिजनेस की बात कर रहे हैं, और आपको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप लॉन्ग टर्म लोन बहुत ही ईजिली रेज कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि आप एक वेल फर्निश्ड बिजनेस को रन कर रहे हैं, उस बिजनेस का नाम होगा मार्केट में, तो आपको काफ़ी ईजिली और चीपर रेट्स में आपको क्या होगा, लोन प्रोवाइड कर देगा। और इसके लिए आप ऑर्डिनरी शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप डेट, जो कि लोन्स की हम बात करते हैं, तो लोन्स भी ले सकते हैं। और आपको जो ये कंपनीज होंगी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे वो आपको काफ़ी हायर अमाउंट भी दे देते हैं, और जो अपने चार्जेस रखते हैं, इंटरेस्ट के चार्जेस, वो भी एक नॉमिनल अमाउंट होता है, क्योंकि आप वेल फर्निश्ड बिजनेस को रन कर रहे हैं और उन्हें पता है कि ये बिजनेस डूबेगा नहीं। तो अगर डूबेगा नहीं, अच्छा चलता रहेगा, इंसॉल्वेंसी नहीं होगी, तो वो आपको अच्छे अमाउंट अच्छे रेट्स पर दे देते हैं। सो जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का साइज कैसा है, उस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं नेचर, टाइप एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस, कि आप अपना कौन सा बिजनेस रन कर रहे हैं, किस टाइप का आपका बिजनेस है। जैसे अगर हम बिजनेस की बात करें कि आप प्राइवेट कंपनी को चला रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कोई कंपनी है, किस तरह की आप जो अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो अगर आपका देखो सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको पता है कि आपको अपना जो फंड है वो प्राइवेटली यूज़ करना पड़ेगा, अपना खुद का फंड यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादातर फंड। तो यहाँ पर आपका जो ओनरशिप फंड होगा या जिसे हम इक्विटी बोल देते हैं, तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम कंपनीज की बात करें तो कंपनीज जैसे पब्लिक कंपनी हो जाए, तो पब्लिक कंपनीज में क्या होगा कि आप बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो आप सबसे पहले तो इक्विटी इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, लोन आप पब्लिक से ले सकते हैं, डिबेंचर्स हम बोल सकते हैं इसको, या फिर आप बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकते हैं। तो आपका जो फॉर्म है, किस तरह का आप बिजनेस चला रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपका जो कंट्रोल होगा वो कुछ एक लोगों के हाथ में होगा, और इस वजह से आपको जो फंड यूज करना पड़ेगा वो मोस्ट ऑफ द आपको इक्विटी यूज करना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ओन्ड कैपिटल भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज आप जो डेट है उसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब क्या है कि आप कितने स्टेबल फॉर्म में, कितने रेगुलर फॉर्म में आप अर्निंग कर रहे हैं। अगर आपकी जो अर्निंग्स हैं, आपकी जो सेल्स हैं, आपकी जो इनकम है वो स्टेबल हैं, तो आप ज़्यादा अमाउंट का जो डेट है वो ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो इनकम है वो स्टेबल है, आपको रेगुलरली बेस पर इतनी इनकम हो रही है, तो आप उस डेट पर जो भी इंटरेस्ट होगा वो आप पे कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपकी जो इनकम है, सेल है, वो स्टेबल है, तो आपको क्या करना है, आपको डेट का पोर्शन यूज़ करना है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्योंकि आप फिक्स्ड अमाउंट जो भी आपकी होगी वो आप पे कर सकते हैं। और अगर आपकी जो सेल्स हैं, आपकी जो इनकम है, आपकी जो अर्निंग्स हैं वो फ्लक्चुएटिंग है, जो चेंज होती रहती हैं, कभी बढ़ जाती हैं, कभी बिल्कुल डाउन हो जाती हैं, तो इस केस में आपको ओन्ड कैपिटल ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और डेट कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि आपकी अगर अर्निंग जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई तो आप कहाँ से अपना इंटरेस्ट पे कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर ओन्ड कैपिटल ज़्यादा यूज़ करनी है और डेट का जो रेशो है वो कम रखना है। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ कंपटीशन। डिग्री ऑफ कंपटीशन क्या कहता है कि अगर आपकी जो कंपटीशन है मार्केट में वो ज़्यादा है, अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, और आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रपोर्शन में कैपिटल, शेयर कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस को इशू करके आपको अपना जो फंड है वो रेज करना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट में कंपटीशन कम है, आपकी फर्म की कोई कंपटीटर नहीं है, और अगर कंपटीटर है तो एक दो कंपटीटर हैं, तो उस केस में आप डेट का पैसा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और इक्विटी को कम प्रपोर्शन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल स्टेज। लाइफ साइकिल स्टेज क्या बात करता है कि जैसे हमारी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, अगर हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज या इनिशियल फेज भी हम बोल देते हैं, कि हमारा पहला
कदम है, पहली स्टेज है या पहला चरण है, उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो चांसेस होते हैं फेलियर के वो बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमने अभी बिजनेस स्टार्ट ही किया है, कि अब तो वो बिजनेस फेल हो जाए, तो हमें अभी नहीं पता कि हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो होगा या अभी डंप हो जाएगा। तो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले हमारी खुद की कैपिटल इक्विटी को यूज़ करना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हमारी जो फेज़ है वो बढ़ती जाएगी, जैसे ग्रोथ में जाएगी, मैच्योरिटी में जाएगी, उस केस में हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ा देना चाहिए और इक्विटी के प्रोपोर्शन को कम कर देना चाहिए। तो लाइफ साइकिल भी हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको इफेक्ट करती है कि किस स्टेज पर है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डेट का कितना प्रोपोर्शन रखना है। नेक्स्ट आता है क्रेडिट स्टैंडिंग। तो क्रेडिट स्टैंडिंग क्या कहता है कि जिन कंपनीज का क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छा है, क्रेडिट स्टैंडिंग मतलब कि जो अपने इंटरेस्ट की भी और प्रिंसिपल अमाउंट की भी, अगर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की जो भी रीपेमेंट है वो अच्छे तरीके से हो जाती है, कन्वीनियंट टर्म्स पे हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कि उसकी क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छी है। तो उन लोगों को अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, वो डेट का यूज़ कर सकते हैं, इक्विटी का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारी क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छी नहीं है, दैट मीन्स हम टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हमने रीपेमेंट नहीं की है प्रिंसिपल अमाउंट की, तो उस केस में हमारी जो क्रेडिट स्टैंडिंग होती है वो डाउन चली जाती है। और अगर डाउन चली गई तो हमें मार्केट से अगेन लोन कौन देगा, हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेंगे कि आपकी क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, अपने खुद का पैसा, जिसे हम ओन्ड कैपिटल बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं, उसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको मार्केट में लोन नहीं मिलेगा। तो आपकी क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छी है तो मार्केट से लोन मिल जाएगा। डेट का प्रोपोर्शन आप ज़्यादा रख सकते हैं, अगर आपकी क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो आपको डेट का प्रोपोर्शन कम रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट टैक्स। अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चले तो अगर हम डेट का यूज़ करते हैं उसके बाद हमें टैक्स भी पे करना है, तो हमें यहाँ पर जो अर्निंग बचेंगे वो ज़्यादा बचेंगे। अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बोलूँ तो कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन हमें चीपर पड़ेगा अगर हम टैक्स का प्रोविज़न लेकर चल रहे हैं, क्योंकि टैक्स होने से, टैक्स चार्ज करने से हमारा जो इनकम होती है वो ज़्यादा बच जाती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा सकती हूँ। हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल जो कि टैक्स के प्रोविज़न से है, जिसको स्टूडेंट्स को समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा जो सबसे पहले होगा दैट इज़ ROI। जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, वो 12% है। मतलब अगर हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें 12% से इनकम जनरेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ दो चीज़ों का। एक तो हम डेट को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम डेट को यूज़ कर रहे हैं तो उस पर जो हमें इंटरेस्ट पे करना है वो है 6%। ठीक है, और अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके हम पैसे जनरेट कर रहे हैं, पैसे रेज कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर्स में भी 6% यहाँ पर डिविडेंड होगा प्रेफरेंस में, और डिबेंचर में हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। सबसे पहले हम दो प्रोजेक्ट्स की बात करें कि अगर हम फर्स्ट प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो हमें पैसा रेज कितना करना है, हम डेट को इशू करके कितना करेंगे, 10 लाख रुपए हम लोग रेज करना चाहते हैं। तो सब दोनों में से हम सेम ले रहे हैं। उसके बाद हमने जो EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो हमें जनरेट हुआ, जो कि हमने बात की थी कि 12% से है, तो हमें 12% से हमें इसका इंटरेस्ट मिला, तो जो कि क्या बना, 1,20,000 बना। और इसका भी सेम बनेगा क्योंकि अमाउंट सेम है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 लाख मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100, तो आपका 1,20,000 आ जाएगा। उसके बाद हमें ये पता चला कि ये तो EBIT है। अब EBIT मतलब हमें इतनी अर्निंग जनरेट हो गई है। अब इस अर्निंग में से हमें कुछ हमारे खर्चे देने पड़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि डिविडेंड देने से पहले पे करते हैं। इंटरेस्ट किस पे पे होगा, डिबेंचर पे या प्रेफरेंस पे? तो हमें पता है प्रेफरेंस को तो डिविडेंड मिलता है, हमें डिबेंचर पे 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमें इनकम हुई है 1,20,000 की, 1,20,000 रुपये में से हमने 6% का डिबेंचर दे दिया। तो अगर हम 6% का डिबेंचर निकालते हैं तो हमारा यहाँ पर आ जाता है 60,000। अब ये जो 6% है वो हमने किसका किया है, 1,20,000 का किया है या फिर 10 लाख का किया है? हमने यहाँ पर 6% 10 लाख का किया है, क्योंकि जितना पैसा हमने रेज किया है डिबेंचर को इशू करके उतना हमने आगे इन्वेस्ट कर दिया है। तो हम 10 पे लगाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर डिबेंचर इशू किए थे तो उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो 6% हम अगर पे कर देंगे तो यहाँ हमें प्रेफरेंस में तो कुछ भी पे नहीं करना, तो यहाँ पर हमारा कितना रह जाएगा, 60,000 हमारा क्या रह गया, अब अर्निंग रह गई बिफोर टैक्स।
ठीक है, इट्स बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले हमें क्या है अर्निंग रह गई 60,000 की, और हमारे प्रेफरेंस में कितनी अर्निंग रह गई, वही सेम, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई एक्सपेंस अभी पे नहीं किया है। अब हमारे पास आ गया EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब अब हम टैक्स देंगे, तो टैक्स अगर हम देंगे तो हम यहाँ पर 45% की रेट से यहाँ पर टैक्स देंगे। तो 45% की रेट से अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो इसका हमें 45% निकालना है। दिस इज अबाउट टू बी 27,000 और 1,20,000 का आएगा 54,000। तो हमने टैक्स दे दिया। अब टैक्स देने के बाद ये भी हमारा खर्चा हो गया, ये भी हमारा खर्चा हो गया, इसमें से हमें माइनस करना है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 33,000 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 66,000। ठीक है, तो यहाँ से दोनों ही हमारे क्या हो गए, अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गए। तो इसे हम EAT लिख सकते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स ये हमारी नॉर्मल हम बोल सकते हैं कि हमें अर्निंग है। अब इसके बाद हमें क्या पता होता है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट बचता है तो हम उसे क्या करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं। तो डिविडेंड जब हम पे करेंगे, डिवेंचर पे तो कोई डिविडेंड नहीं है तो नहीं देंगे। उसके बाद प्रेफरेंस पे हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड की परसेंटेज कितनी थी, 6%, तो डिविडेंड दे दो 6% से। 6% किस पे लगेगा, 10 लाख पे लगेगा। तो 10 लाख पे 6% लगा तो यहाँ पर आ गया हमारा 60,000 रुपये। तो अब हमारी अगर हम नॉर्मल देखें, सब कुछ सारे खर्चे करने के बाद, इंटरेस्ट दे दिया, टैक्स पे कर दिया, डिविडेंड दे दिया, उसके बाद हमारी जो रियल अर्निंग बची, कंपनी की जो अर्निंग बची वो कितनी बची, यहाँ पर हमारी रही 33,000 और यहाँ पर हमारी रही सिर्फ और सिर्फ 6,000, 33,000 एंड 6,000। तो यहाँ पर हमें देखो किस में ज़्यादा मिल रहा है, इसमें हमारी ज़्यादा हमें अर्निंग जनरेट हो रही है जब हम डेट को इशू कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी हम टैक्स की एडवांटेज की बात करते हैं तो डेट में हमें टैक्स की एडवांटेज मिलती है और हमारी अर्निंग जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो यहाँ पर हमें टैक्स तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जो अर्निंग के बाद हमें पे करना पड़ता है क्या, डिविडेंड, उसके बाद कंपनी को कम अमाउंट बच जाता है अपने पास रिटेन करने के लिए। तो अगर हम डेट को इशू करें तो यहाँ पर हमें टैक्स एडवांटेज मिलता है और टैक्स एडवांटेज मिलने की वजह से हमारी जो अर्निंग होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर। तो अगर हम टैक्स का एडवांटेज लेना चाहते हैं या टैक्स का एडवांटेज आपको मिल रहा है तो आप क्या करो, डेट का यूज़ कर लो, और अगर आपको टैक्स का एडवांटेज नहीं मिल रहा है तो आप इक्विटी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेट रेगुलेशन और लीगल रिक्वायरमेंट्स, कि ऐसे कौन कौन से लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा, या ऐसे कौन कौन से रेगुलेशंस हैं, रूल रेगुलेशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते वक्त। तो यहाँ पर अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो होता है कि हमें किस तरीके से डेट और इक्विटी का रेशियो रखना है, ये गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन पे भी फिक्स्ड होता है कि गवर्नमेंट ने हमें क्या बोला है, उस अकॉर्डिंग हमें हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को फिक्स करना होता है। इसके लिए एक एक्ट है दैट इज कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट, जो कि हमारे डेट एंड इक्विटी के रेशो को फिक्स करता है, डिटरमाइन करता है कि आपको कितना रेशो रखना चाहिए, डेट कितना रखना चाहिए और इक्विटी कितना रखना चाहिए। अगर हम बात करें 1992, मई 1992 से पहले की बात करें तो हमें ये भी बताया गया था कि डिबेंचर के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया था। और अगर हम 1992 के बाद की बात करें तो मई 1992 के बाद सेबी कंट्रोल करता है कैपिटल इशू को कि आपको कितना इक्विटी एंड डेट का प्रपोर्शन रखना है, इक्विटी और डेट के अंदर रेशियो रखना है। तो लीगल रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ इतना कहते हैं कि आपको जब भी कैपिटल इशू करनी है तो आपको सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपको कैपिटल इशू करनी है और आपके डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन या रेशियो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट देखो दो प्रोस्पेक्टिव से होता है, सबसे पहले तो रिस्क के लिए एटीट्यूड होता है और सेकंड होता है कंट्रोल के लिए एटीट्यूड। अगर हमारी मैनेजमेंट क्या चाहती है कि हमारा जो कंट्रोल है वो पुराने शेयर होल्डर्स के हाथ में बना रहे या कुछ शेयर होल्डर ही हमारी कंपनी को कंट्रोल करें और उन्हीं पुराने शेयर होल्डर्स को भी वो अपना इक्विटी इशू करने की कोशिश करते हैं, सो दैट हमारा जो कंट्रोल है वो वाइड स्प्रेड ना हो, नए शेयर होल्डर आके कंट्रोलिंग ना करने लग जाएं, इसीलिए कंट्रोलिंग। उसके बाद अगर वो कंट्रोल को लूज़ करना चाहते हैं तो वो बाकी जो शेयर होल्डर्स, न्यू शेयर होल्डर्स या न्यू इन्वेस्टर्स को भी हमारे शेयर्स अलॉट कर देंगे। और सेकंड प्रोस्पेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो कंट्रोल है और सेकंड है रिस्क। अगर हमारी मैनेजमेंट ज़्यादा रिस्क चाहती है तो वो डेट को इशू करेगी, क्योंकि डेट पे हमें फिक्स % ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो डेट को इशू करेगी। अगर हमारी मैनेजमेंट लो रिस्क चाहती है तो यहाँ पर हमारे जो डेट का रेशो है उसको कम रखेगी और इक्विटी के रेशो को ज़्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि यहाँ पर रिस्क जो होता है वो कम होता है। अगर हमें किसी साल में प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम उन्हें डिविडेंड नहीं देंगे इक्विटी शेयर होल्डर वालों को, तो इसीलिए रिस्क कम होगा।
अगर हमारी मैनेजमेंट रिस्क कम चाहती है तो इक्विटी वालों को शेयर इशू करेगी, और अगर रिस्क ज़्यादा चाहती है तो डेट इशू कर सकती है। नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम में आपसे 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या कहता है कि अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाओ, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को इस तरीके से फॉर्मुलेट करो कि आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको मैक्सिमम रिटर्न मिले। मैक्सिमम रिटर्न का मतलब क्या होता है कि उनको जो डिविडेंड है या उनको जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा मिलने चाहिए एज कंपैरिजन टू अदर्स। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में अर्निंग पर शेयर को बढ़ाने की बात आती है कि हमें अर्निंग पर शेयर बढ़ाना है जिससे हमारी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब होता है कि जो हमारी कंपनी है वो इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी रखती है या नहीं, कि कंपनी की इतनी कैपेसिटी है कि वो हमारे डेट्स को इंटरेस्ट पे कर सकती है। अगर नहीं कर सकती तो हम इक्विटी को इशू करेंगे। और यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो है ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ही फर्म के पास कैपेसिटी होगी कि वो अपने डेट को अपना इंटरेस्ट दे सकती है और हम डेट को यूज़ कर सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला ही लिख देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जो हमने अभी एक एग्जाम्पल किया था, जो मैंने आपको करवाया था, उसमें जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जब हमने टैक्स भी नहीं दिया था, इंटरेस्ट भी नहीं दिया था, जो हमारी तब अर्निंग आ रही थी उसको हमें डिवाइड करना है किससे, इंटरेस्ट से। जब हम ये डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम डेट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फर्म के पास, कंपनी के पास एक कैपेसिटी है कि वो अपने इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम है तो हम यहाँ पर इक्विटी को यूज़ करेंगे, क्योंकि इक्विटी वालों को एक फिक्स्ड पेमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हम इक्विटी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि जो हमारा ICR है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, वो हमारे जो भी यहाँ पर एक अमाउंट निकलेगी वो 6 और 7 टाइम्स मोर होना चाहिए देन इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट से 6-7 गुना ज़्यादा होना चाहिए क्या चीज़, ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म, कि फर्म की एबिलिटी कितनी है कैश फ्लो में। कैश फ्लो में हम यहाँ पर कैश इनफ्लो की बात करेंगे कि अगर फर्म की कैश इनफ्लो अच्छी है, फर्म को पैसा अच्छा आ रहा है। आपने यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर भी पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं किया है तो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट को पूरे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको अच्छे से समझाया हुआ है, जिसमें इनफ्लो आउटफ्लो की बात होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात होती है, तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर जो बात आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो की आ रही है, और जिसमें हम सिर्फ कैश इनफ्लो की बात करेंगे कि अगर फर्म को कैश इनफ्लो अच्छा खासा हो रहा है, अच्छी इनफ्लो हो रही है, तो यहाँ पर कंपनी डेट को यूज़ कर सकती है। अब डेट को यूज़ क्यों कर सकती है, क्योंकि फर्म को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसीलिए इनफ्लो है तो इंटरेस्ट पे हो जाएगा ईजिली, इसीलिए आपको डेट यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपका इनफ्लो अच्छा नहीं है, कैश इनफ्लो अच्छा नहीं है, आपको कैश इनफ्लो नहीं हो रहा, तो आपको डेट यूज़ नहीं करना चाहिए। इस केस में आपको इक्विटी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी पे डिविडेंड जो है वो ऑप्शनल है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप पे कर दोगे, अदरवाइज आप पे नहीं करोगे। तो इन दैट केस अगर आपका कैश इनफ्लो अच्छा है तो डेट को यूज़ कर लो, और अगर आपका कैश इनफ्लो अच्छा नहीं है तो आप इक्विटी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ना जो डेट होता है वो हमें चीपर पड़ जाता है। चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है, डेट है। क्यों चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमें टैक्स एडवांटेज मिल जाती है और हमें अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है। जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था, जिसका डेट का जो प्रॉफिट था आफ्टर गिविंग द टैक्स, आफ्टर गिविंग द इंटरेस्ट, आफ्टर डिडक्टिंग ईच एंड एवरी एक्सपेंस, हमारे पास फिर भी 33,000 का प्रॉफिट बचता था, जिसे हम इक्विटी वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग बना सकते हैं। तो आपने देखा था कि डेट को यूज़ करने से हमारी कॉस्ट कितनी कम हो गई थी। लेकिन वहीं हमने प्रेफरेंस को इशू किया था, तो प्रेफरेंस में हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी और हमें सिर्फ और सिर्फ 6,000 का प्रॉफिट हो रहा था, जिसे हम इक्विटी वालों में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम कुछ रिटेन्ड अर्निंग भी रखेंगे। तो इन दैट केस आपने देखा प्रेफरेंस और डेट में से हमारा जो चीपेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कौन सी है, डेट है, क्योंकि यहाँ पर हमें टैक्स एडवांटेज मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है कि जब भी हम हमारी सिक्योरिटी को इशू करते हैं उस टाइम पर जो हमें कॉस्ट
इंकर होती है उसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये किस तरह की कॉस्ट हो सकती है, जैसे हमें किसी पर्सन को हमें कमीशन देनी पड़ सकती है, ब्रोकरेज देनी पड़ सकती है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, या फिर अदर बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं जिन्हें हम शेयर्स या फिर किसी भी सिक्योरिटी को इशू करते वक्त करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। देखो अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारी जो शेयर की फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है और डेट की जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो कम होती है। तो हमें क्या इशू करना चाहिए, डेट इशू करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आती है कि अगर हम डेट इशू ना करें, हम हमारी शेयर्स को इशू कर दें, लेकिन जो हमें फंड रेज करना है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, बल्क अमाउंट है, तो इन दैट केस हमें जो फ्लोटेशन कॉस्ट पड़ेगी वो नॉमिनल सा चार्जेस होंगे। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जो फंड है वो रेज करना चाहते हो, कितने शेयर्स या कितने डिबेंचर्स इशू करना चाहते हो, ऑन दैट केस भी आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट डिपेंड करती है। अगर आप शेयर्स ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो जो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी वो आपको कम लगेगी, लेकिन आप शेयर्स कम इशू कर रहे हो, आपको जो फंड रेज होगा वो कम रेज होगा, ऑन दैट केस आपको फ्लोटेशन कॉस्ट एज कंपेरिजन टू ज़्यादा लगेगी। तो डिपेंड करता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट आपको कितनी आ रही है और आप कितने इशू करना चाहते हैं। अगर हम एक और केस लें, जैसे कि रिटेन्ड अर्निंग होती है, रिटेन्ड अर्निंग वो सेविंग्स जो कंपनी ने करके रखी है प्रॉफिट्स में से, तो रिटेन्ड अर्निंग पे तो हमें फ्लोटेशन कॉस्ट आती ही नहीं है। तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को यूज़ करोगे या फिर इक्विटी को यूज़ करोगे, ये आपके फ्लोटेशन कॉस्ट पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर्स। कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर्स मैंने अभी आपको ऊपर एक पॉइंट में बताया था जिसमें हमने एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट किया था। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट में दो था ना, ऑनरशिप पे कंट्रोल और एक हमने रिस्क वाला किया था। जो फर्स्ट मैंने आपको ऑनरशिप का कंट्रोल बताया था वही यहाँ पर है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि उनका कंट्रोल कंपनी के ऊपर बना रहे। कंपनी के ऊपर बना रहे तो वो चाहेंगे कि और अगर शेयर्स जो हैं वो इशू हो गए तो नए शेयर होल्डर आ जाएंगे, नए लोग इन्वेस्ट कर देंगे, तो उनके साथ उनको भी जो ऑनरशिप है वो मिल जाएगी, कंट्रोलिंग पावर मिल जाएगी। तो इन दैट केस जो पुराने शेयर होल्डर हैं वो क्या चाहते हैं कि अगर कंपनी को फंड चाहिए तो वो डेट को इशू करके अपना फंड रेज कर दें, सो दैट हमारी कंट्रोलिंग पावर ख़त्म ना हो। लेकिन अगर वो कंट्रोलिंग पावर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, शेयर्स को इशू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमने ऊपर भी जब कैपिटल स्ट्रक्चर की क्वालिटीज़ की हैं तो हमने ये पॉइंट किया था कि फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर हमें किसी को रीपेमेंट करने की रिक्वायरमेंट हो तो उस वक्त भी हमारे पास पैसा होना चाहिए, और अगर हम फंड रेज करना चाहते हैं तो मार्केट से बहुत ईजिली हमें फंड रेज भी हो जाए। तो हमें अगर पैसा चाहिए या हम रीपेमेंट करना चाहते हैं तो हम उस कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू अपने पैसे को रेज भी कर सके और पैसे को रीपेमेंट भी कर सके, इतना फ्लेक्सिबल हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीवरेज रेशियो फॉर द अदर फर्म्स। कहते हैं जो अदर फर्म्स हैं, सेम इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो कि सेम नेचर की होती हैं, सेम टाइप की होती हैं। तो हम अगर फॉर एग्जांपल हम टेक्सटाइल में डील कर रहे हैं तो हमारे साथ की जो टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल फर्म है, उसका लीवरेज रेशो किस तरीके का है। अगर उसका लीवरेज रेशो अच्छा है तो हमारा किस तरीके का है, इस चीज़ को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें डेट को यूज़ करना चाहिए या इक्विटी को यूज़ करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हमारे साथ की जो फर्म्स हैं, हमारी कंपिटिटर फर्म्स हैं, उनके साथ अपने आप को कंपेयर करके चलो, क्योंकि जो डेट इक्विटी रेशो जो होगा वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड के रूप में काम करेगा कि जिस तरीके का दूसरों का है उस तरीके का हमारा है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनकी तरह बनाने की कोशिश करो। अगर उनका गलत चल रहा है, हमारा ठीक चल रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर हमारा अच्छा नहीं है लीवरेज रेशो तो हम उनके अकॉर्डिंग भी हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंसल्टेशन विद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड लैंडर्स। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं एंड लैंडर्स हैं वो लोग जो हमें फंड रेज करके देंगे, या कुछ बैंक है, कोई इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमें पैसा रेज करके देते हैं, जो मार्केट से पैसा हमें दे रहे हैं, उनसे एडवाइस लो, उनसे कंसल्ट करो हर एक चीज़ के बारे में कि हमें डेट इशू करनी चाहिए या इक्विटी के थ्रू हमें पैसा रेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनसे क्या करना है, हमें कंसल्टेशन लेनी है, उनसे हमें एडवाइस लेनी है। क्योंकि जो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं और लेंडर्स होते हैं इनके पास एक अच्छी खासी नॉलेज होती है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, मार्केट के ट्रेंड के बारे में कि मार्केट किस तरीके से अप एंड डाउन में जा रही है, बूम है नहीं है, वो सारी चीज़ें किन्हें पता होगी, वो स्पेसिफिकली जो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं एंड लेंडर्स होते हैं इनको अच्छी नॉलेज होती है और इनको कैपिटल मार्केट के बारे में भी अच्छा कुछ पता होता है, काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। तो इनसे हम कंसल्ट कर सकते हैं, इनसे एडवाइस ले सकते हैं।
नेक्स्ट आता है जर्नल लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि आपका जो बिजनेस एक्टिविटी चल रही है उसका लेवल क्या है। लेवल किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किस लेवल पे चल रहे हैं। हमारा बिजनेस एक अच्छी एक्सपेंडिंग पोजीशन में चल रहा है, बढ़ रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, उस अकॉर्डिंग भी हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को यूज़ करना चाहिए या इक्विटी को यूज़ करना चाहिए। अब मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स करवाए हैं जिससे हमारा फैक्टर अफेक्टिंग डिपेंड करता है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। लेकिन हमें ये पता है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हमें बहुत ही अच्छा रखना है, हमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, जिसमें हमारी जो वेल्थ होगी वो ज़्यादा होगी, दैट मीन्स हमारे जो रिटर्न्स होंगे वो ज़्यादा होंगे और हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो कम होगी। मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न्स, तो वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो इन सभी पॉइंट्स में से हमें वो तरीके यूज़ करने हैं, वो कंपोनेंट्स का वो पार्ट यूज़ करना है जिससे हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम लेवल तक बढ़ता जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही हमने किया कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या कुछ टॉपिक्स हमने किए, सब टॉपिक्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और आपको एक्सप्लेन करते वक्त ये सारी चीज़ें लिखनी है, और साथ ही साथ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम कैसे होगा और इसके डिटर्मिनेंट्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारी थ्योरीज। अब थ्योरीज जो है वो आपको कल की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी, जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी, जिसके अंदर हम रेलिवेंट एंड इररेलिवेंट थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, और इन दोनों के अंदर भी दो दो तरह की थ्योरीज हैं, यू कैन सी फ्रॉम देयर। एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस video, and if you have any doubt, any query, you can post it in the comment box. So thank you so much. Bye, take care.